नमस्कार दोस्तों। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब अपने मंत्रिमंडल में बदलाव किया तो कई चौंकाने वाले नाम सामने आए। और ये जो चौंकाने वाले नाम सामने आए, इनका सबसे मुख्य रीज़न ये था कि ये लोग हार्डकोर राजनीतिज्ञ नहीं हैं, अपने फील्ड के एक्सपर्ट हैं और इसके बावजूद इन्हें देश की सुप्रीम जो टॉप की मिनिस्ट्रीज़ हैं वो इनको अलॉट की गई हैं और इस बात को लेकर काफ़ी चर्चाएं भी चलती रही हैं। इसके पीछे राजनीति, अनुभव और स्किल, इन सब चीज़ों का एक घालमेल सा नज़र आता है। इन सब चीज़ों को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अप्रोच क्या है उसका भी एक इंडिकेशन साफ रूप से सामने आता है। देखिए, आप सब समझ गए होंगे कि मेरा इशारा है अश्विनी वैष्णव की तरफ। अश्विनी वैष्णव जो इस समय देश के रेल मंत्री होने के साथ साथ आईटी मिनिस्टर भी हैं और मेरा मानना है कि ये हमारे देश के इस समय सबसे दो टॉप के डिपार्टमेंट्स हैं। रेलवे पूरे देश को जोड़ती है, जनता का डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट इसके साथ है और पिछले कुछ वर्षों से ये चर्चाएं भी चलती रही हैं, उस तरह की खबरें भी रही हैं कि रेलवे जब अपने शुरुआती दौर में थी, जब शुरुआत में 1900 के आसपास जब ये रेलवे भारत में फैल रही थी, तो उसके बाद जो इनका स्टैंडर्ड था वो बहुत ऊंचा था। लेकिन पिछले कुछ 40-50 सालों में रेलवे को सरकार ने उतनी तवज्जो नहीं दी है जितनी इसे दी जानी चाहिए और रेलवे का जो स्टैंडर्ड है वो डाउन हुआ है। और मेरा भी ये मानना है, मेरी अपनी पर्सनल ओपिनियन ये है कि अगर रेलवे जैसे डिपार्टमेंट को आप सुधार दें तो आप इस देश के करोड़ों जनता तक सीधे सीधे जुड़ जाते हैं। शायद यही वजह थी कि नरेंद्र मोदी ने अश्विनी वैष्णव जैसे पूर्व आईएएस अफसर और आईआईटीएन को इस दायित्व के लिए चुना। अश्विनी वैष्णव का जो चयन है उसे लेकर थोड़ा सा मैं आपको दूसरी चीज़ों की तरफ भी ले जाना चाहूँगा। अश्विनी वैष्णव मूल रूप से तो राजस्थान के रहने वाले हैं, लेकिन गुजरात में भी रहे हैं, गुजराती भी अच्छी बोलते हैं। उनका जो एडमिनिस्ट्रेटिव रहा है कार्यकाल वो ज़्यादातर रहा, जब वो आईएएस रहे तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट वो रहे तो ज़्यादातर उड़ीसा के ज़िलों में रहे। और उसके बाद जब वो सेंटर में आए तो पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के, जब वो पीएम थे, उनके डिप्टी सेक्रेटरी रहे। और अटल बिहारी वाजपेयी जब पीएम पद से हट गए उसके बावजूद भी अटल बिहारी वाजपेयी से जुड़े रहे। फिर उसके बाद अचानक ही उन्होंने अपने एक कैरियर में अलग तरह का चेंज किया और वो 2010-11 के आसपास चले गए विदेश में, और विदेश में चले गए एमबीए करने के लिए अमेरिका चले गए वॉर्टन से। और वहाँ से जब वो लौट कर आए तो उन्होंने अपनी आईएएस पोस्ट से इस्तीफ़ा दे दिया और रिजाइन कर दिया, और जिसे कहते हैं कि समय से पहले रिटायर हो गए। देखिए, क्या होता है कि जो आईएएस अफसर हैं उन्हें 2-2 साल की लीव पर चले जाने की सुविधा होती है, उन्हें तनख्वाह मिलती रहती है और वो 2 साल का वैतनिक लीव ले सकते हैं और ये एक प्रावधान है। और इसी वजह से अश्विनी वैष्णव विदेश चले गए थे और जब वो लौट कर आए तो उन्होंने कई प्राइवेट कंपनियां भी उन्होंने काम किया, जैसे होंडा, सुजुकी, सीमेंस और इसके अलावा जनरल इलेक्ट्रिक, ये जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं इनके साथ वो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट भी जुड़े रहे। इसके अलावा उन्होंने कुछ जो बड़े बड़े जायंट्स हैं जैसे मारुति है, होंडा है, इनके जो प्लांट लगते हैं मैन्युफैक्चरिंग, उन्हें लगवाने में उन्होंने काम किया। और नरेंद्र मोदी के साथ, जब नरेंद्र मोदी वहाँ चीफ मिनिस्टर हुआ करते थे तो उस समय जो वाइब्रेंट गुजरात हर साल एक इवेंट कराते थे नरेंद्र मोदी, उसके साथ भी इनका जुड़ाव रहा है। तभी से इनका नरेंद्र मोदी के साथ कॉन्टैक्ट था। और इसके अलावा जब ये पीएमओ में थे अटल बिहारी वाजपेयी के साथ तो उस समय भी नरेंद्र मोदी इन्हें जानते थे। गुजराती फर्राटेदार बोलते हैं। और 2019 में जब इन्होंने राज्यसभा में जाने का फैसला किया तो बीजेपी ने राज्यसभा में भेज रही थी और बीजू जनता दल, जिसकी उड़ीसा में सरकार है, वो भी चाहते थे कि भाई ये हमारे कोटे से यहाँ चले जाएं। हालांकि ये बातें मैं आपको पहले बता चुका हूँ, लेकिन मैं ये सब चीज़ें डिटेल से इसलिए बता रहा हूँ कि आखिरकार ऐसी क्या वजह है कि दूसरे कुछ लोगों को तवज्जो ना देकर नरेंद्र मोदी ने अश्विनी वैष्णव को अपनी प्रायोरिटी रखा और इतने बड़े बड़े डिपार्टमेंट्स दिए। एक कंपनी है त्रिवेणी पैलेट्स प्राइवेट लिमिटेड, इसके साथ
आज भी अश्विनी वैष्णव जुड़े हुए हैं, इसके शेयर होल्डर हैं। और उनकी पत्नी सुनीता वैष्णव वो भी आज कई मल्टीनेशनल कंपनी से जुड़ी हुई हैं और कई कंपनियों में डायरेक्टर्स की भूमिका में है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अश्विनी वैष्णव को इतनी प्रायोरिटी क्यों दी गई, जबकि 2020 में जब मंत्रिमंडल विस्तार की खबरें चली थी, पिछले साल भी मंत्रिमंडल विस्तार की खबरें चली थी और ज्योतिरादित्य सिंधिया वगैरह जब बीजेपी में आए थे, राज्यसभा सांसद बने थे, तो उस समय खबरें ये चली थी कि मंत्रिमंडल विस्तार होगा और अश्विनी वैष्णव का नाम उस समय भी चला था। लेकिन आरएसएस ने उनका विरोध किया था। आरएसएस ने कहा था कि हमें पार्टी के कार्यकर्ताओं को तवज्जो देनी चाहिए, जो फील्ड में हमारे लिए काम कर रहे हैं उन्हें प्रायोरिटी देनी चाहिए। और ये बात 2019 में जब नरेंद्र मोदी ने शपथ ग्रहण की तभी से चल रही है। मुझे एक याद आता है, एक वक्तव्य ई श्रीधरन का, जो मेट्रो मैन है और अभी केरल में बीजेपी के टिकट पर चुनाव भी लड़े थे। उन्होंने ये कहा था अपने एक इंटरव्यू में कि नरेंद्र मोदी बहुत ही मेहनती प्रधानमंत्री हैं, बहुत जमकर काम करते हैं, लेकिन उनके जो मिनिस्टर्स हैं वो उतने काबिल नहीं हैं, इतने मेहनती नहीं हैं जितने के होने चाहिए। और ई श्रीधरन का इशारा था 2019 के बाद का जो रिजीम है नरेंद्र मोदी का, उसकी तरफ। ई श्रीधरन ने यह भी साफ तौर पर कहा था कि 2014 में जब मोदी की सरकार बनी थी तो उसके मंत्री कुछ ज़्यादा डायनामिक थे और बहुत ही बढ़िया मंत्री उसमें शामिल थे, जैसे कि सुषमा स्वराज थी, अरुण जेटली थे और राज्यवर्धन राठौड़ थे। कई ऐसे लोग थे जो बहुत डायनामिक थे और बहुत ही बोल्ड तरह से काम करने वाले थे। लेकिन 2019 में जब दोबारा बीजेपी सत्ता में आई तो उस समय शायद नरेंद्र मोदी दबाव में आ गए संगठन के और उन्हें लगा कि भाई चलिए, पहली बार तो मैंने अपनी ज़बरदस्ती कर ली, लेकिन अब तो मैं पार्टी संगठन की वजह से दोबारा सत्ता में आया हूँ, इसलिए उन्होंने कुछ ऐसे चेहरों को एडजस्ट कर लिया जो उतने काबिल नहीं हैं। और श्रीधरन की बात उस समय साबित हो गई जब 7 जुलाई को नरेंद्र मोदी ने इतना बड़ा फेरबदल किया। अब इस मंत्रिमंडल को ये कहा जा रहा है कि ये सबसे जवान मंत्रिमंडल है, यंगेस्ट है, 50 साल से भी आसपास मेरे ख्याल में औसत उम्र मंत्रियों की निकलकर सामने आ रही है। और जहाँ तक अश्विनी वैष्णव का सवाल है, तो उड़ीसा के कोटे से पहले से एक सांसद हैं वहाँ प्रताप सारंगी। आपको याद हो कि जब 2019 में नरेंद्र मोदी ने शपथ ग्रहण की थी तो उन्हें राज्य मंत्री के रूप में सबसे आखिर में शपथ दिलाई गई थी। और प्रताप सारंगी के बारे में खबरें ये चली थी कि बहुत ही गरीब सांसद हैं देश के, और जो बालासोर सीट है वहाँ से सांसद हैं उड़ीसा के, और बताते हैं कि संघ के कार्यकर्ता रहे हैं, साइकिलों पे घूम घूम पर पार्टी के लिए प्रचार करते रहे हैं। उसी का इनाम नरेंद्र मोदी ने उन्हें दिया था। और जब प्रताप सारंगी शपथ लेने के लिए आए थे 2019 में तो ज़बरदस्त तालियां बजी थी, लेकिन प्रताप सारंगी से उन्होंने इस्तीफा ले लिया। नरेंद्र मोदी ने इस्तीफा क्यों ले लिया? क्योंकि उन्होंने कई ऐसे लोगों से इस्तीफा लिया जिन्हें वो लग रहा था कि उन्हें वो दायित्व दिया गया और वो उसे फुलफिल करने में सफल नहीं रहे। हरियाणा से रतन लाल कटारिया हैं, उनसे इस्तीफा ले लिया गया था। उनका ये मानना था नरेंद्र मोदी का कि बहुत हो गया, 2019 से 2021 तक 2 साल हो गए और जो लोग बढ़िया परफॉर्मेंस नहीं कर पा रहे हैं अब उन्हें ज़्यादा समय तक चलाना संभव नहीं होगा। और इसी वजह से उन्होंने प्रताप सारंगी से इस्तीफा लेवा लिया। उस समय चर्चा ये चली थी कि एक सारंगी जा रहे हैं तो दूसरी सारंगी आ रहे हैं। दूसरे सारंगी के बारे में बताता हूँ। दूसरी सारंगी है अपराजिता सारंगी। अपराजिता सारंगी भी अश्विनी वैष्णव की तरह उड़ीसा कैडर की आईएएस अफसर हैं। 1994 बैच की हैं, 51 साल की हैं और भुवनेश्वर जो उड़ीसा की राजधानी है वहां से बीजेपी की सांसद हैं। और अपराजिता सारंगी के बारे में थोड़ा सा बता दूं कि मूल रूप से मुजफ्फरपुर बिहार की रहने वाली हैं और उनका असली नाम है अपराजिता मिश्रा, ब्राह्मण परिवार से हैं। लेकिन जब वो आईएएस एकेडमी में थी तो उनके जो बैचमेट थे, उनके पति हैं जो उनके साथ संतोष कुमार सारंगी, उनके साथ उन्होंने शादी कर ली थी और इसलिए उनके नाम के साथ सारंगी जुड़ गया था, लेकिन वो हैं ब्राह्मण। तो उस समय ये चर्चाएं चली कि प्रताप सारंगी के स्थान पर अपराजिता सारंगी को लिया जा सकता है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। और नरेंद्र मोदी ने तवज्जो दी अश्विनी वैष्णव को। हालांकि अगर उड़ीसा की बात करें तो उड़ीसा का एक रिप्रेजेंटेशन प्रताप सारंगी थे और दूसरे धर्मेंद्र प्रधान है जो राज्यसभा से आते हैं।
उन्हें आप उड़ीसा का भी कह सकते हैं, पूरे हिंदुस्तान का भी कह सकते हैं। लेकिन अब स्थिति ये है कि जब प्रताप सारंगी को बाहर किया गया मंत्रिमंडल से, तो उड़ीसा का प्रतिनिधित्व बढ़ा दिया गया। अब इनके साथ जब शपथ हुई अश्विनी वैष्णव की, तो इनके साथ विश्वेश्वर टुडू हैं जो मयूरभंज से सांसद हैं बीजेपी के, उन्हें भी राज्य मंत्री के रूप में शपथ दिलाई गई। तो इस तरीके से उड़ीसा को 3 लोग अब रिप्रेजेंट कर रहे हैं, धर्मेंद्र प्रधान, विश्वेश्वर टुडू और अश्विनी वैष्णव। तो अब उनका प्रतिनिधित्व बढ़ गया। लेकिन ये बात तो सही है कि अश्विनी वैष्णव अपनी काबिलियत की वजह से आगे बढ़कर आए हैं, और उनके साथ के एक पूर्व मुख्य सचिव रहे हैं उड़ीसा के सहदेव साहू, उनका मैं एक बयान पढ़ रहा था। उन्होंने कहा था कि हमने अश्विनी वैष्णव को 1999 में जो साइक्लोन आया था उड़ीसा में, उसमें 20-20 घंटे तक काम करते देखा है, और वो टायरलेसली वर्क कर सकते हैं। तो शायद नरेंद्र मोदी को ये लगा कि अश्विनी वैष्णव ज़्यादा सक्षम है, और उसलिए उन्हें अपने मंत्रिमंडल में उन्होंने लिया। जबकि अपराजिता सारंगी को और ले लेते तो उड़ीसा का एक मैसेज ये जाता कि भाई उड़ीसा की कैडर की पुरानी अफसर हैं, और उनके पति भी उड़ीसा के रहने वाले हैं, उड़ीसा में ही काम कर रही हैं। अश्विनी वैष्णव तो कभी यहाँ, कभी दिल्ली में, कभी विदेश में, इस तरीके से रहे, कभी गुजरात में चले गए। तो इस हिसाब से अपराजिता सारंगी पर तवज्जो देकर अश्विनी वैष्णव को नरेंद्र मोदी ने चुना, और साथ ही साथ आरएसएस की उस आइडियोलॉजी के भी, मेरे ख्याल में आरएसएस का जो दबाव है, आइडियोलॉजी कहना तो सही नहीं होगा, जो दबाव था 2019 में कि भाई नहीं, पुराने कार्यकर्ताओं को तवज्जो दी जाए, उसको एक ब्रेक किया है नरेंद्र मोदी ने, और अश्विनी वैष्णव जैसे लोगों को तरजीह देकर ये दिखाया है कि आने वाले समय में बीजेपी किस तरीके से वर्क करने जा रही है और किन लोगों पर बैंक करने जा रही है, और असली जोर रहेगा परफॉर्मेंस पर, पार्टी संगठन कुछ नहीं। ये मुझे बेसिक एक नज़र आ रहा है। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो इसे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट्स करें, और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन प्रेस करें और चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि जब आप मुझसे लाइव जुड़ना चाहेंगे तो आपके पास नोटिफिकेशन नहीं आएगा। इसलिए नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें। देखते रहें हर्ष की बात लाइव। नमस्कार। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।